प्रिपेयर जर्नल अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। ये मेमोरेंडम बुक का फॉर्मेट है, वेस्ट बुक का फॉर्मेट है। इसके बिहाफ पर आपको जर्नल प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्टेप, 2020 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नगद रुपए लगाकर आपने व्यापार को शुरू किया है, 1 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। जनवरी 6 में ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहमान। रहमान से आपने गुड्स की परचेसिंग की है 5000। रहमान आपके सप्लायर हैं, 5000 का गुड्स आपने परचेज किया है। जनवरी 10 बैंक करंट अकाउंट ओपनड इन द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आपने बैंक करंट अकाउंट ओपन कराया है 10,000 रुपीज़ से। जनवरी 18 चेक इशूड टू रहमान। रहमान से आपने गुड्स की परचेसिंग की थी और रहमान को अब आपने चेक इशू कर दी है 10,000 रुपीज़ की। जनवरी 22 गुड्स सोल्ड टू दिनेश 1000। आपने दिनेश को गुड्स सेल किया हुआ है, 1000 रुपये का गुड्स सेल किया हुआ है। जनवरी 25 चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश। दिनेश आपका कस्टमर है, वो 1000 की चेक आपको दे रहा है क्योंकि आपने 1000 की चेक 1000 का गुड्स आपने सेल किया था और 1000 की चेक आपको दिनेश से प्राप्त हो रही है, रिसीव हो रही। जनवरी 28 दिनेश चेक डिसऑनर्ड एंड ओनली 60 पैसा रियलाइज्ड फ्रॉम हिज 1 रुपीज़। उसके 1 रुपये से खाली 60 पैसा आपको रियलाइज हो पा रहा है, वसूल हो पा रहा है। रियलाइज मीन्स वसूल हो पा रहा है। उसके 1 रुपये से खाली 60 पैसे के हिसाब से आपको पैसा वसूल हो पा रहा है और उसकी चेक डिसऑनर हो गई थी। 600 रुपये वो दे पा रहा है। 1000 का 60 पैसा के हिसाब से 60% 600 रुपये। जनवरी 31 सेल्स टैक्स पेड 1500। अब इसके बिहाफ पर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन को मैंने एक पैड पे उतार लिया है, नोट किया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जर्नल एंट्रीज, हेडिंग जर्नल एंट्रीज in the books of proprietor ऑनर जो भी है बिजनेस का। 5 कॉलम्स बनाने आपको, डेट पार्टिकुलर्स। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। LF लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 5 कॉलम्स। जनवरी 1 ट्रांजैक्शन हुआ था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश को लगाकर आपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था और बिजनेस की स्टार्टिंग की गई थी। इनवर्ल्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट, आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है तो कैश आ रहा है, कैश इन्वेस्ट हो रहा है, कैश को डेबिट करना है। इनवर्ल्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मीन्स पूंजी। 1 लाख रुपए की पूंजी, 1 लाख रुपए आपने लगाकर बिजनेस की शुरुआत की है तो ये आपकी पूंजी हो गया, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश को लगाकर आपने बिजनेस की स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट, जनवरी 6 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहमान। रहमान से आपने गुड्स की परचेसिंग की है। हमने आपको बताया था एनी पर्सन, एनी कंपनी, एनी फर्म वगैरह जब नेम दिया होगा तो वहाँ पे आपने उधार खरीदा है या उधार बेचा है। क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल होता है, तब नेम इफेक्टिव होगा। नेम आएगा, नेम की रिकॉर्डिंग आपको करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहमान, पर्सन नेम दिया हुआ है कि रहमान से आपने गुड्स को खरीदा हुआ है, परचेसिंग की है। इनवर्ल्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट, अगर आपने गुड्स खरीदा तो आने वाली चीज़ को डेबिट करना है। गुड्स आ रहा है, गुड्स को ही डेबिट करिए, या तो फिर हम परचेसेस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट, और इसके देने वाले कौन है, इसका गिवर कौन है, सप्लायर टू रहमान। गिवर आर क्रेडिट, 5000 का आपने उधार खरीदा हुआ था, क्रेडिट परचेसिंग। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट
नेक्स्ट, जनवरी 10, बैंक करंट अकाउंट ओपन इन द इंडियन बैंक, यानी कि आपने इंडियन बैंक में अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन कराया है। बिजनेसमैन के लिए बैंक करंट अकाउंट होता है। बैंक करंट अकाउंट आपने इंडियन बैंक में ओपन कराया है। रिसीवर आर डेबिट, बैंक करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। बैंक करंट अकाउंट डेबिट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। आउट होने वाली प्रॉपर्टी क्या है, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, आउट क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है जो बैंक में जा रहा है। आउट होने वाली प्रॉपर्टी हमेशा टू में आएगी, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए लगाए गए हैं, यानी कि खाते में जमा किए गए हैं 10,000 रुपए। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, और बैंक में कैश डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन कर लिया। नेक्स्ट, जनवरी 18, चेक इशू टू रहमान। जनवरी 18, चेक इशू टू रहमान, रहमान को आपने चेक इशू कर दी है, बट 10,000 की चेक आपने इशू की है। यहाँ पे आपने गुड्स खरीदा था, परचेसिंग की थी, 5,000 रुपए का रहमान से उधार माल खरीदा था, और अब चेक आपने इशू की है, रहमान को आपने चेक दे दी है 10,000 रुपए की, 10,000 की, 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए हैं। बट क्या हुआ है कि पहले भी बकाया कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग में पड़ा होगा रहमान का, तो वो भी पे किया गया है। पहले का कभी पास्ट का कभी पड़ा होगा तो वो भी पे किया गया है। टोटल 10,000 की चेक रहमान को इशू की गई है। अब रहमान यहाँ पर डेबिट होंगे, रिसीवर आर डेबिट, और आपने चेक इशू की है, इस चेक का पेमेंट होगा टू बैंक करंट अकाउंट से। जब भी चेक इशू की जाती है तो उसका पेमेंट हमेशा बैंक करंट अकाउंट से होता है, तो बैंक करंट अकाउंट 2 में आ गया, क्योंकि ये गिवर होगा, चेक का पेमेंट करेगा 10,000। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि 5,000 का आपने उधार माल खरीदा था रहमान से, और 10,000 की चेक आपने इशू कर दी है। 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा की यहाँ पे चेक इशू की गई है, तो वो 5,000 रुपए पहले भी पास्ट का कभी का पड़ा होगा रहमान के ऊपर आउटस्टैंडिंग, और उसका पेमेंट भी आपने प्लस करके यहाँ पे 10,000 की चेक टोटल आपने इशू कर दी है। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक इशूड टू रहमान। एक बार फिर से समझिए, 2020 जनवरी 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नगद रुपए लगाकर आपने व्यापार को स्टार्ट किया है, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, ये आपकी पूंजी बन गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जनवरी 6 में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहमान, रहमान से आपने गुड्स की परचेसिंग की है, तो जब भी पर्सन नेम दिया होगा वहाँ पे उधार होगा कि आपने क्रेडिट परचेसिंग की है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रहमान हो जाएगी 5,000 रुपीज से। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर आपने खरीदा हुआ है। जनवरी 10, बैंक करंट अकाउंट ओपन इन द इंडियन बैंक, यानी कि बैंक में आपने करंट बैंक अकाउंट ओपन कराया है। रिसीवर आर डेबिट करना है आपको, बैंक करंट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, कैश आउट हो रहा है, आपके बिजनेस से कैश आउट हो रहा है, बैंक में जा रहा है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, 10,000 रुपीज से आपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा दिया है। नेक्स्ट, जनवरी 18 में चेक इशू टू रहमान, रहमान से आपने 5,000 का उधार माल खरीदा था, उसको 10,000 की चेक इशू कर दी है। 5,000 रुपए कभी भी पास्ट का पड़ा होगा तो वो भी ऐड करके टोटल 10,000 की चेक इशू की है। रिसीवर आर डेबिट टू बैंक करंट अकाउंट गिवर है, तो इसीलिए इसको टू में किया है, क्रेडिट किया है। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक इशू टू रहमान। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 22, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, दिनेश को आपने गुड्स की सेलिंग की है, उधार माल बेचा है, क्योंकि जब भी पर्सन नेम दिया होगा, कंपनी फर्म नेम दिया होगा, उधार होगा, क्रेडिट परचेसिंग एंड क्रेडिट सेलिंग। गुड्स सोल्ड टू दिनेश, दिनेश को आपने उधार माल बेचा है। रिसीवर आर डेबिट, दिनेश को ही डेबिट करना है आपको, क्योंकि रिसीवर आर डेबिट होता है, दिनेश डेबिट हो जाएंगे। कभी भी पर्सन, कंपनी, फर्म नेम के आगे अकाउंट ना लगाइएगा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं और गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुड्स आउट हो रहा है। नरेशन लिखेंगे इसकी, 1,000 का गुड्स सेल किया गया था,
बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधारी पर 1000 रुपये का माल बेचा है दिनेश को। नेक्स्ट देखिए जनवरी 25, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश। अब दिनेश जो कस्टमर है, आपका डेप्टर है, या आपको चेक दे रहा है 1000 रुपीज़ की आपको चेक रिसीविंग हो रही है। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी कस्टमर से, किसी डेप्टर से, एनी पर्सन से चेक अगर रिसीव होती है और वो हमारी पॉकेट में पड़ी रहती है, उसको बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजते, तो उसको माना जाता है कि कैश, क्योंकि वो चेक अभी हमारी पॉकेट में है, हमने बैंक में उसको कलेक्शन के लिए सेंड नहीं किया है, भेजा नहीं है, तब तक कि उसको कैश मानेंगे हम। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि दिनेश की जो चेक है वो हमारी पॉकेट में पड़ी रह गई है, यानी कि दिनेश से चेक मिली और वो हमारी पॉकेट में है, क्योंकि कोई भी चेक अगर किसी भी कस्टमर से मिलती है वो 3 महीने तक का वैलिड मानी जाती है। 3 महीने के अंदर कभी भी हम उसको कलेक्शन के लिए बैंक में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी चेक हमको मिल रही है दिनेश से, और वो हमारी प्रेजेंट टाइम क्या है कि वो पॉकेट में है जनवरी 25 में। दिनेश से चेक रिसीविंग हो रही है, उसको कैश मानेंगे हम, क्योंकि बैंक में भेजी नहीं गई है। टू दिनेश गिवर आर क्रेडिट, तो यहाँ पे दिनेश को हमने क्रेडिट कर दिया और आने वाली चीज को, आने वाली प्रॉपर्टी को डेबिट किया है। कैश आ रहा है, चेक आ रही है, उसको कैश माना गया है। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, दिनेश हमारा कस्टमर है। जनवरी 28 में ट्रांजैक्शन हुआ है। दिनेश चेक डिसऑनर्ड, 25 में चेक हमको रिसीविंग हुई थी और 28 में जैसे ही हमने बैंक में दिनेश की चेक को लगाया कलेक्शन के लिए, वैसे ही वो डिसऑनर हो गई, बाउंस हो गई। अब चेक जो थी वो बाउंस हो गई है, डिसऑनर हो गई है, क्योंकि दिनेश के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होगी, पर्याप्त अमाउंट नहीं होगा, इस वजह से डिसऑनर हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है, सिग्नेचर मैचिंग नहीं कर रहे हों। यहाँ पे दिनेश की चेक डिसऑनर हो गई है और एंड ओनली 60 पैसा रियलाइज्ड, यानी कि दिनेश की चेक डिसऑनर होने के बाद में दिनेश से केवल और केवल 1 रुपीस में से, उसके 1 रुपए में से खाली 60 पैसे के हिसाब से, 60 पैसे के हिसाब से हमको अमाउंट रियलाइज हो रहा है। 40 पैसे के अकॉर्डिंग पैसा डूब रहा है, बैड डेप्ट में जा रहा है। अब आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है, कैश आ रहा है, इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करना है 60 पैसे के अकॉर्डिंग, 60 पैसा, ओनली 60 पैसे के हिसाब से हमको रियलाइज हुआ है, तो कैश हमारे पास में 60 पैसा आएगा, यानी कि 1000 इंटू 0.60। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये 600 रुपये आ रहा है, और बाकी मनी जो डूब गई है वो बैड डेप्ट में चली गई है, क्योंकि कस्टमर से रियलाइज नहीं हो पाया है, या हमारे लिए लॉस मानी जा रही है। जितना भी पैसा हमारे कस्टमर से नहीं मिल पाता है, डूब जाता है हमेशा के लिए, वो बैड डेप्ट माना जाता है। ये पैसा डूब गया है, हमेशा के लिए कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है। 40 पैसे के अकॉर्डिंग मनी डूब गई है, बैड डेप्ट में चली गई है, 0.40, 400 रुपये। कैश के गिवर कौन है? टू दिनेश, गिवर आर क्रेडिट, तो दिनेश को हमको क्रेडिट करना है 1000 रुपीज से टोटल। बीइंग फुल सेटलमेंट, इनका ये अकाउंट फुल सेटलमेंट हो गया है, एंड 60 पैसा ओनली रियलाइज्ड, इनका खाली 60 पैसा ही रियलाइज हो पाया है, बाकी 40 पैसे के अकॉर्डिंग मनी डूब चुकी है, कभी नहीं मिल पाएगी, बैड डेप्ट में चली गई। लास्ट करेंगे जनवरी 31 में, सेल्स टैक्स पेड, जनवरी 31 सेल्स टैक्स पेड, ऑल टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको आपको डेबिट करना है। सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को, सेल्स टैक्स हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इनकम टैक्स जो होता है वो सेंट्रल का होता है, ये स्टेट का है। सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपने कैश में ही सेल्स टैक्स पे किया होगा 1500 रुपये। अगर ये लिखा होता सेल्स टैक्स पेड फ्रॉम बैंक तब होता यहाँ पर टू बैंक करेंट अकाउंट, लेकिन फ्रॉम बैंक नहीं लिखा है, ओनली यही लिखा हुआ है सेल्स टैक्स पेड। तो आपने नगद रुपए में ही आपने सेल्स टैक्स पे कर दिया होगा, बैंक से नहीं किया होगा। अब नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग सेल्स टैक्स पेड। प्रोप्राइटर जितनी भी सेलिंग करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सेल्स टैक्स पे करना होता है। और इसका लास्ट में यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको लगाना है, जर्नल की क्लोजिंग करनी है। इसका ग्रांड टोटल 129,100 का टोटल आएगा इसका, 1,29,100 डेबिट एंड क्रेडिट। एक बार फिर से समझिए, जनवरी 22 दिनेश को गुड्स सेल किया गया था, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, दिनेश को उधार माल बेचा गया था, दिनेश डेबिट हो जाएंगे, रिसीवर आर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 1000। जनवरी 25 चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, दिनेश से चेक मिल रही है जो बैंक में नहीं भेजी गई, हमारी पॉकेट में पड़ी है, तो उसको कैश मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश 1000, क्योंकि बैंक में अभी भेजी नहीं गई, इसको कैश मानना है आपको। फिर 28 में देखिए, जनवरी 28 में दिनेश चेक डिसऑनर्ड एंड ओनली 60 पैसा रियलाइज्ड, जो दिनेश है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं या कोई भी कारण होगा कि उनकी चेक बाउंस हो गई है, हॉनर नहीं हो पाई है। 25 जनवरी की मिली हुई चेक 28 जनवरी को हमने बैंक में लगाई तो वो बाउंस हो गई। अब यहाँ पे दिनेश से हमको 60 पैसे के अकॉर्डिंग मनी रियलाइज हो पा रही है। दिनेश के ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना था, 1000 रुपये था, उसमें से 60 पैसे के अकॉर्डिंग हमको मिल पा रहा है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.60, 600 रुपये की हमको रिसीविंग हो पा रही है। बाकी मनी हमारी डूब गई है, यानी कि 40 पैसे के अकॉर्डिंग मनी कभी नहीं मिल पाएगी, बैड डेप्ट में चली गई। 1000 इंटू 0.40 400 रुपीज़ की बैड डेप्ट में चली जाएगी, तो दिनेश हो जाएंगे 1000 रुपीज़ से, क्योंकि ये गिवर है। बीइंग फुल सेटलमेंट एंड 60 पैसा ओनली रियलाइज्ड मतलब वसूल हो पाया। लास्ट देखिए, 31 जनवरी में सेल्स टैक्स पे किया गया है, सेल्स टैक्स फ्रॉम द बैंक नहीं लिखा है कि सेल्स टैक्स पेड फ्रॉम द बैंक, सेल्स टैक्स पेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपने बैंक से ना पे करके हमने कैश में पे किया है। सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, ऑल टोटल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। टू कैश अकाउंट कैश आउट हुआ है, 1500 रुपये का सेल्स टैक्स पे किया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, बीइंग सेल्स टैक्स पेड, इसका ग्रांड टोटल लगाना है आपको, और ये क्वेश्चन पूरा हुआ।